आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। गलत खान पान और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से आजकल 10 में से 7 औरतें किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम की शिकार हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड या जिसे हम रसौली कहते हैं वो भी इनमें से एक है। रसौली ऐसी गांठें होती हैं जो औरतों के यूट्रस में या उसके आसपास उभरती हैं। वैसे तो 16 से 50 साल की औरतें कभी भी इस बीमारी की चपेट में आ सकती हैं, मगर 30 से 50 साल की औरतों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड की और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा खंडेलवाल। रेखा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका भी इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258881 और दूसरा नंबर है 9205287347। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतज़ार है आपके सवालों का। डॉक्टर रेखा, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स या जो रसौली है वो है क्या? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या रसौली जिसको हम कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लियोमायोमा या मायोमा भी कहते हैं। ये बच्चेदानी की दीवार में होने वाली छोटी छोटी या बड़ी गांठें होती हैं, उनको हम रसौली कहते हैं। जी, तो ये किस वजह से होती हैं? जैसे क्या ये इनका असर लाइफस्टाइल का ज़्यादा होता है? अक्सर इनकी कोई वजह पता नहीं होती है। पर हाँ, ये देखा गया है कि जिन लेडीज़ के बच्चे नहीं होते हैं और उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनमें भी हो सकते हैं। कुछ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी ये होते हैं। और थोड़े जिनका ओवरवेट लेडीज़ होती हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल जिनका ठीक नहीं होता, उनमें भी ये देखे जाते हैं। यानी कि अगर वेट ज़्यादा है, आप खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लाइफस्टाइल आप सही तरह से नहीं जी रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी वजहें हैं इसकी? नहीं, बहुत सारी तो नहीं, पर ये भी एक कारण होता है। जी, अगर मैं इनके सिम्टम्स की बात करूं तो इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अगर किसी को रसौली है तो उसे कैसे पता चलेगा? देखिए, कई बार रसौलियाँ बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं या किसी और कारण से पेशेंट आती हैं और हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, तब हमें इसके बारे में पता चलता है। और कई बार पेशेंट्स को जब पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या दर्द होता है या प्रेशर सिम्टम्स, जैसे कि यूरिन जाने में उनको प्रेशर लगाना पड़ता है या मोशन पास करने में उनको दिक्कत आती है, तब हमें इसके बारे में पता चलता है। जी रेखा जी, अक्सर ऐसा होता है, कई सारी बीमारियां ऐसी हैं कि अगर आप उन्हें नज़रअंदाज कर दें तो वो दूसरी बीमारियों को दावत देने लगती है। तो क्या इसके साथ भी ऐसा है? कुछ और बीमारियां हो सकती है अगर हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया? अक्सर फाइब्रॉइड्स, असल में सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। रसौली के कारण कैंसर तो नहीं हो जाएगा, पर फाइब्रॉइड से कैंसर के चांसेस बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि यदि एसिम्प्टोमेटिक है, यदि आपको वो तंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको पड़ा रहने दीजिए, उनको रहने दीजिए। बहुत वो ना कहें कि जी ऑपरेशन होना चाहिए या दवाइयाँ चाहिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, उनके कारण कोई हमें सिम्टम महसूस होता है, तभी हमें उसका इलाज करना चाहिए। तो ये जो रसौली है, ये एक ही तरह की होती है या कई तरह की होती है? इनके टाइप्स भी होते हैं? जी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखिए, यूट्रस की जो दीवार होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो यूट्रस के बाहर होने से अलग रसौली होती है। दोनों यूट्रस के मसल्स के बीच में रसौली हो सकती है। या यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर रसौली हो सकती है। तो अलग अलग तरह की रसौलियाँ होती हैं और उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कैविटी के यदि पास पास रहेंगी तो आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा महसूस होंगी, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा आएगी। अगर यूट्रस के मसल के बीच में है तो पीरियड्स के दौरान आपको दर्द ज़्यादा हो सकता है। और जो कैविटी के अंदर रसौली होती हैं, उसमें बच्चा होने के समय, मतलब यदि आप बच्चा चाहती हैं तो उस समय यदि बच्चा नहीं लगता है, इनफर्टिलिटी रहती है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है। जी रेखा जी, और भी जानेंगे इस बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो
जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे आप रसौली के बारे में बता रही हैं, आपने बताया कि कितने टाइप्स की होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं। अगर मैं सबसे ख़तरनाक की बात करूँ, तो सबसे ख़तरनाक रसौली कौन-सी होती है, जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है? देखिए, खतरनाक रसौली कोई नहीं हो सकती। अच्छा। किसी भी जगह पे होने पे यदि वो सिम्प्टोमेटिक हो जाती है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी। ये नहीं होता है कि जी यूट्रस के मसल के बीच में है या कैविटी में है, यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, खतरा उनमें होता है कि यदि ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो जाए, जिससे कि पेशेंट के खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, या रसौली ऐसी जगह पर है जहाँ पर बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है, जी। या हमें उनको प्रेशर सिम्टम महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बच्चेदानी के पास में ही यूरिन की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम यानी जहाँ से मोशन होता है वो वाला रास्ता रहता है। यदि वहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ता है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। जी, और इससे और कौन-कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं आपको? परेशानियों में जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि बच्चा, जो लेडीज़ बच्चा पैदा करना चाहती हैं और किसी कारणवश उनको इनफर्टिलिटी रहती है वो, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो, या पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, या ये प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। जी, वैसे कई सारे केसेस में डॉक्टर्स जो हैं रसौली में ऑपरेशन बताते हैं, तो क्या हर रसौली का इलाज ऑपरेशन ही है? नहीं, हर रसौली का इलाज ऑपरेशन नहीं होता, और छोटी छोटी रसौलियाँ होती हैं तो उनको केवल ऑब्जर्वेशन में रख के नज़रअंदाज किया जाए कि हर साल आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाएं और दिखाते रहिए। यदि वो समझेंगे कि इनमें दवाइयों की ज़रूरत है तो वो दवा देंगे, यदि समझेंगे कि इनमें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो और भी तरीके होते हैं रसौलियों को ठीक करने के, वो किए जाएंगे। कई बार हम लोग रसौलियों को छोड़ देते हैं, पर यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है रसौली के कारण तो केवल ब्लीडिंग का इलाज और खून की कमी का इलाज करना चाहेंगे और रसौली को वहीं रहने दिया जाएगा। रसौलियाँ हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा। तो यंग एज पर अगर छोटी रसौली है तो जैसे ही आपका मेनोपॉज आने वाला होता है वो धीरे धीरे खुद अपने आप से श्रिंक भी होने लगती हैं। जी, यानी कि ये एक तरह से ख़तरनाक है भी और नहीं। अगर कोई किसी की रसौली है और उससे कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह का पेन कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है उसे ऑपरेट करवाने की? कतई ज़रूरत नहीं। और आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते रहते होंगे इससे रिलेटेड, तो किस तरह के केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं? जी, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। सबसे पहले तो जब वो अल्ट्रासाउंड कराकर हमारे पास आती हैं तो उनको यही लगता है डॉक्टर साहब मुझे रसौली होगी, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। तो हम यही देखते हैं, सबसे पहले हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं कि उनको जो कमियां हैं, ब्लड की कमी है और कोई कमी है, उसको हम दूर करते हैं और उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ऑब्जर्वेशन में रहते हुए आप रसौली का ध्यान रखें। यदि रसौली एकदम से बढ़ने लगती है कि 6 महीने में साइज डबल या ट्रिपल हो गया, अच्छा। या बहुत ज़्यादा उसमें दर्द हो गया, तो हम ज़रूर उसको ऑपरेशन के लिए बोलेंगे, क्योंकि उससे खतरा पैदा हो सकता है। पर अक्सर इन चीज़ों में हम लोग ऑब्जर्वेशन रखते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? बात कर रहे हैं, नाम शबीना बानो। जी, सवाल बताएं। मेरी बहन है। जी, देखिए शबीना, सबसे पहले तो आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, मेरी एक बहन है जी जो 2 साल से बच्चे नहीं हुए। शबीना, आप देखिए, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए, हम आपका सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो। हेलो। जी जी शबीना, बताएं। हाँ, मेरी एक बहन है, 2 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं। अच्छा। हर तरह का ट्रीटमेंट लेगा तो उसके वक्त जी जी डॉक्टर, आप इनसे कुछ जानना चाहेंगे? उनको कोई रसौली बताई गई है? नहीं, ऐसा कोई नहीं बताया। रिपोर्ट में पूरा नॉर्मल दिखा रहा है। नहीं, देखिए, बिना देखे तो बताना बहुत मुश्किल है। तो जो भी डॉक्टर हैं वो उनको आप जाकर दिखाइए।
बहुत सारी बातें होती हैं बच्चा नहीं होने में। हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की जांच करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से ही हम आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे उनका। जी डॉक्टर रेखा, आप रसौली के बारे में मुझे बता रही थी, अगर आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, आपने डिस्कस किया था मेरे साथ, तो आपके पास किस उम्र की औरतें ज़्यादा आती हैं देखिए, जिनको ये प्रॉब्लम है? अक्सर शादी के बाद ही लेडीज़ आती हैं हमारे पास दिखाने के लिए। तो मोस्टली 25 से 60-70 साल की लेडीज़ हमारे पास आती हैं, जब उनकी हम लोग इंसिडेंटली, मतलब केवल अल्ट्रासाउंड के पर उनको पता चलता है या कोई उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कोई आती हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, तब हम उनको देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं। जब हम लोग मान लीजिए हम ट्यूब टेस्ट करते हैं बच्चा होने के लिए, अच्छा। तो यूट्रस के अंदर जब हम वो डाई डालते हैं, एक तरीके का रंगीन डाई डालते हैं देखने के लिए, तब हमें पता चलता है कि जो यूट्रस की कैविटी है वो थोड़ी गड़बड़ है, वो मतलब जो नॉर्मल होनी चाहिए डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि उसमें एक रसौली है। तब हमें पता चलता है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। उस दौरान हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। जी जैसे रसौली या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जिन्हें हम कहते हैं, इनका क्या फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके साथ भी कोई रिश्ता है या उस पर कोई असर होता है? अक्सर तो नहीं होता, पर कई बार जो फाइब्रॉइड होता है वो फैलोपियन ट्यूब के आसपास होने से बच्चा होने को बच्चा जब चाहती हैं लेडीज तो उनको रोकता है, तब हमें उसका इलाज करना पड़ता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? हाँ जी, ये टीवी चैनल गोवा में इनसे बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर, आप अपना सवाल बताएं। हाँ जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करिए। आप आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो हम आपका सवाल नहीं सुन पाएंगे। बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए। आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही। आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो मेरी आवाज़ साफ आएगी। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद है मेरी। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, बताएं बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरी बेटी के ना एक लड़की थी, वो 2.25 साल की, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। अब दोबारा ना उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, उसको ना डायबिटीज है। अच्छा, डायबिटीज़ है। देखिए, सबसे पहले डायबिटीज़ का इलाज करवाना पड़ेगा, और जो पहले बच्चा हुआ था किस प्रकार हुआ था, जो पहले बच्चे का इंतकाल हो गया क्यों हुआ था, उसके बाद बच्चा होने के बाद उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, इन सब चीज़ों की डिटेल जांच आप डॉक्टर से करवाएं। और दिखाने के बाद में जब एक बार बच्चा हुआ है तो दोबारा बच्चे होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ ठीक करवाकर इनका आगे इलाज करवाइए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? देखो, मैं बम्बई से ही बोल रही हूँ। जी मेरी जी। तकलीफ होती है और ना उसके पेट के नीचे ऐसी सूजन सी मालूम पड़ती है। डॉक्टरों को भी बताया और टाइम पे एमसी आता नहीं है उसको, और वो अभी समझो 20 साल की है। बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ में बहुत होती है। डॉक्टरों को बताया तो बोले उसको हेमोग्लोबिन की कमी है। जी, क्या उनका वजन बहुत ज्यादा है? हाँ, वजन है ज्यादा, तो यानी अभी है उनका वजन 65। हाँ जी। तो आपने बताया कि आपकी बेटी 20 साल की हैं, उनका वजन ज़्यादा है, उनको खून की कमी है, तो सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल बदलवाइए, उनको बढ़िया डाइट दीजिए, वज़न कम कराइए, तो काफ़ी कुछ तकलीफ़ें जो आप कह रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। पर साथ में एक डॉक्टर के साथ ज़रूर सलाह करें, वो आपको सही सलाह देंगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हूँ। मैडम जी, मैंने 15 साल हो गए शादी किए हुआ, हम्म। तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तो बहुत इलाज करवाया मैंने, पंजाब में भी इलाज करवाया, जम्मू में भी करवाया, कश्मीर में भी, तो कुछ हासिल नहीं हुआ। जी, डॉक्टर रेखा, आप इनसे कुछ जानना चाहेंगी? नहीं, क्या बताया गया है आपको, क्या दिक्कत बताई गई है? मैडम दिक्कत यही कि ये हो जाएगा, बस देखो देखो। तो इसमें जो कीटाणु होते हैं, जी, बोलते हैं इनमें थोड़ी सी कमी है। अगर कीटाणु में कमी है तो इसमें बहुत सारे इलाज होते हैं। एक होता है IUI, कि आपके कीटाणुओं को लेके उनको बाहर अच्छे से उसको ठीक करके जो अच्छे कीटाणु हैं वो आपकी वाइफ के यूट्रस में हम लोग एक नली के द्वारा डाल सकते हैं। दूसरा होता है IVF की टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें हम इक्सी के द्वारा, मतलब आपका कीटाणु, सबसे अच्छा कीटाणु लेके वाइफ के अंडों में डाल के और जी। उसको परख नली के द्वारा अंदर डाल सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है, बैंगलोर से हुमैरा। हेलो। हेलो। हेलो जी हुमैरा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है यूट्रस के बारे में। 42 इयर्स, यूट्रस बड़ा हो गया है और एंड्रोमाइटिस हो गया है। तो डॉक्टर का एडवाइस है यूट्रस काटने के लिए, और पेनफुल पीरियड्स होते हैं, एंड आई हैव थायराइड। जी, ठीक। आपको एडिनोमायोसिस बताया गया है? हाँ हाँ। अच्छा, कोई जांच आपकी हुई है अभी? बोल रहे। हेलो हुमैरा, क्या आप लाइन पर है? या क्या आपकी जांच हुई है अभी? हाँ, जांच होके है, रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में आया है एंड्रोमेट्रिसिस होके है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं। जी, देखिए, पेनफुल पीरियड्स ही यदि आपको होते हैं तो उसमें एक DNC करके एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है जिसको मिरेना बोलते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं। यदि उससे भी आपको आराम ना मिले तब यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। वो आपका एक DNC यानी आपका एक टिश्यू लेंगे, एंडोमेट्रियल टिश्यू का टेस्ट करके, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन इम्प्रेग्नेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो डाल के देख सकती हैं, या आपको हार्मोन की कुछ टैबलेट्स खिला के देख सकती हैं। आपके पीरियड्स ठीक हो जाएं तो शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। जी, डॉक्टर रेखा, रसौली में ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, रसौली में बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, केवल ऑपरेशन ही नहीं, और भी तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि ऑब्जर्वेशन, यदि एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, पर यदि एनीमिया है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना। दूसरा होता है कि यदि छोटी सी रसौली है और आपको ब्लीडिंग चल रही है, या आपको पेनफुल पीरियड्स हैं, तो हम केवल ब्लीडिंग के दौरान, मान लीजिए माहवारी के 2 या 3 दिन ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम आपको दवाइयाँ देंगे। अगर पेनफुल पीरियड्स हैं तो हार्मोन की गोलियाँ खिलाएंगे, उससे ठीक हो जाता है तो आगे कुछ नहीं करेंगे। आजकल दवाइयाँ भी आने लग गई हैं, यूलिप्रिस्टॉल नाम की दवाइयाँ आती हैं जो कि हम लोग दे सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, 6-8 महीने तक, जिससे कि यूट्रस की रसौली का साइज भी घटता है और सिम्टम्स भी बेटर हो जाते हैं। तो ये तो हुई दवाइयों की बात। कई बार ऐसा होता है कि रसौली इतनी बड़ी है और हमें प्रेगनेंसी की जल्दी है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, तो हम एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे कि रसौली का साइज बिल्कुल घट जाता है और हम पेशेंट को कंसीव करवाते हैं। पर इन इंजेक्शन से ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े दिन बाद रसौली फिर से बढ़ जाए। ये हुआ इंजेक्टेबल इलाज। ठीक है। दवाइयाँ, इंजेक्शंस, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब रसौली का इलाज ऑपरेशन के द्वारा। तो यंग लेडीज़ जो होती हैं, मान लीजिए 25 से 45 साल की लेडीज़, या जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, उनका जो बच्चेदानी रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आगे उनको बच्चे करने हैं। तो हम केवल उनकी रसौली निकालते हैं जिसको मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी में कई बार इतनी सारी रसौलियाँ होती हैं कि हम लोग 30-30, 40-40 रसौलियाँ भी निकालते हैं। तो इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है लेप्रोस्कोपी द्वारा और एक होता है ऑपरेशन द्वारा, पेट खोल के छोटा सा कट लगा के ऑपरेशन करना।
तो ये इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो क्या करें। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि रसौली का साइज ऑपरेशन के पहले घटवा देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, या एक टेक्निक होती है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अच्छा। वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में यूट्रस की जो आर्टरी है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल के हम उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। जिससे कि यूट्रस की जो रसौली है उसकी ब्लड सप्लाई कट हो जाए और वो श्रिंक होने लग जाए। ये डॉक्टर रेखा, इस बारे में मैं आगे भी आपसे पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, लगता है बहुत देर से कॉलर इंतज़ार कर रहे थे, तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाए। आप बता रही थी कि इसका किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है, उसे किस तरह से आप लोग ब्लॉक करते हैं, श्रिंक करते हैं, फिर उसके बाद और क्या ट्रीटमेंट्स हैं? तो ये तो हुआ मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी यानी रसौली निकाल देना और यूट्रस को कंजर्व करना। पर कई बार 45 साल की उम्र के बाद में इतने सारे फाइब्रॉइड्स होते हैं कि यही हम लोग सलाह दे देते हैं कि क्योंकि आप ये फाइब्रॉइड्स जो है इन पर उम्र का ज़्यादा असर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी तादाद भी बढ़ती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेनोपॉज के बाद में, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। तो मेनोपॉज के बाद में जब हार्मोन्स की मात्रा घटने लगती है तो ये फाइब्रॉइड कई बार अपने आप श्रिंक कर जाते हैं। अच्छा। तो जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कोई तकलीफ नहीं होती फाइब्रॉइड्स को, हम ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं मेनोपॉज तक रुक जाइए, अपने आप धीरे धीरे वो घट जाएंगे। जी, जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि मेनोपॉज के बाद जो है ये रसौली ये घट जाती है, श्रिंक हो जाती है, एक तरह से ख़त्म हो जाती है, घुल जाती है कह सकते हैं। वह घुलेगी नहीं तो मतलब अगर 5 सेंटीमीटर साइज है तो 2 सेंटीमीटर रह जाएगा। धीरे धीरे कम हो जाती है, पर तंग नहीं करती। तंग नहीं करती है। तो जैसे आपने बताया कि इसका 2 तरह से आप इसको ऑपरेट करते हैं, एक तो लेप्रोस्कोपी है, दूसरा ऑपरेशन के ज़रिए आप इसको करते हैं। आप अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनको क्या सजेस्ट करती है? देखिए, हर पेशेंट डिफरेंट होता है। हमारे पास 25 साल की, लेकिन जैसे लेप्रोस्कोपी की बात करें तो वो थोड़ा इजी है, कम टाइम लगता है, आपके जख्म जल्दी भरते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, और ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी देखिए, लेप्रोस्कोपी बहुत अच्छी टेक्निक है। उसमें हम छोटी डॉक्टर रेखा लेप्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बात नहीं हो पा रही। आप मुझे बता रही थी लेप्रोस्कोपी के बारे में। जी, लेप्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें दूरबीन के द्वारा हम लोग बहुत नन्हे नन्हे छोटे से इंस्ट्रूमेंट से यूट्रस या रसौली निकाल देते हैं। तो उसमें हम लोग 4 या 5 छोटे 10 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के छेद करते हैं और उससे पूरा रसौली निकाल देते हैं या यूट्रस निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन की खूबी ये है कि 2 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और खाने पीने लगती हैं, चलने लगती हैं, एंड बहुत रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जख्म भी बहुत कम होता है क्योंकि टाँके बहुत कम आए होते हैं, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो मैम। जी, सवाल बताएं। मैम, चावल खाने से क्या होता है? जी मैम, चावल खाने से क्या होता है? मतलब कि हम बहुत चावल खाते हैं ना, तो छोड़ने का मन करता ही नहीं। देखिए, चावल खाने से कोई बीमारी तो नहीं होती है, पर यदि आप केवल चावल खाती हैं और उसके साथ दाल या प्रोटीन नहीं खाती हैं तो ठीक नहीं है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ केवल चावल खाया जाता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर साथ में और चीज़ें मिलाकर खाइए जिससे कि खाना पौष्टिक हो जाए। जी डॉक्टर रेखा, चलते वक्त थोड़ा सा कम है, चलते चलते एक आखिरी कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। मेरी शादी को जो है 10 साल हो गए हैं जी, और जो है मतलब पहला बच्चा अच्छे से हुआ था, मतलब दुनिया में नहीं रहा। दूसरा जो है आया 2 साल 3 साल के बाद, फिर जो है और अबॉर्शन हो गया। उसके बाद से 6-7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 35 साल। 35 साल है। आपने डॉक्टर्स को दिखाया, क्या कह रहे हैं वो? हाँ, डॉक्टर को दिखाया तो जो है इन्फेक्शन बताया, इलाज चल रहा है। तो इलाज करवाएं,
यदि नहीं होता तो जो भी वो कहें, पर साथ में आप परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकती हैं और हम लोग कर सकते हैं उसका काम। जी डॉक्टर रेखा, आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रजिंदर कौर, जो हमें बताएंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो देखना मत भूलिएगा हेलो परवाज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।